हेलो फ्रेंड, इट्स मी तुषार त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायोपिक विद तुषार। दोस्तों, हर समस्या के दो समाधान होते हैं, भाग लो या भाग लो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, भाग लो या भाग लो। एवरी प्रॉब्लम हैज टू सॉल्यूशंस, पार्टिसिपेट और रन अवे। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ लगातार अच्छी होती जा रही है या किसी की लाइफ लगातार खराबी होती जा रही है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, पर कौन उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है एक विनर और एक लूजर के बीच में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं किया। सन 1938 में हंगेरियन आर्मी में कैरेली नाम का एक शख्स रहता था। वह उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में, वो सारी ये जीत चुका था और अब उसका नेक्स्ट टारगेट था 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। और लगभग सबको कंफर्म था कि इस बार का 1940 के ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल कैरेली जीतेगा, क्योंकि उसने कई सालों से लगातार प्रैक्टिस की थी अपने उस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने के लिए। वह दिन में कई घंटे प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि उसे अपने उस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वह लगभग इसमें कामयाब हो भी चुका था। अब बस 2 साल बाकी थे ओलंपिक्स होने में। पर सन 1938 में आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और वो आर्मी में था, तो अचानक ही उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में, जिसे उसे दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था, गोल्ड मेडल जीतना था, उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। अब उसका जो सपना था, जो फोकस था दुनिया का बेस्ट शूटर बनने का, वो सब खत्म हो गया। अब उसके पास 2 रास्ते थे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि एवरी प्रॉब्लम हैज 2 सॉल्यूशंस, रन अवे और पार्टिसिपेट। तो अब उसके पास भी 2 रास्ते थे, या तो वो भाग करके जाए, कहीं छुप करके बैठ जाए, या अपना जो गोल था उस पर ही फोकस करे। तो उसने उस चीज पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था या उसके पास से जा चुका था। उसने उस चीज पर फोकस किया जो उसके पास बचा हुआ था, जो उसके पास था। और अब क्या था उसके पास में? उसके पास में था उसका वो लेफ्ट हैंड, उसका वो हाथ था उसके पास जिससे वह कोई भी काम नहीं कर सकता था, लिख तक नहीं सकता था। एक महीने तक उसके राइट हैंड का इलाज चला और फिर ठीक 1 महीने के बाद से ही उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और ट्रेनिंग के 1 साल बाद सन 1939 में नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहाँ पर, और उस नेशनल चैंपियनशिप्स में वो आया और बाकी पिस्टल शूटर भी थे वहाँ पर। तो उन्होंने उसे जा करके कांग्रेट्स किया और उससे कहा कि देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कितना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि किसी को ये बात नहीं पता थी कि वो पिछले 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। और कैरेली ने उन सबको जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम सबको देखने या तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ तुम सब। और कॉम्पिटिशन हुआ। बाकी सब शूटर्स जो वहाँ पर थे वो सभी कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड के साथ, और कैरेली कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड के साथ। और ये कंपटीशन खत्म हुआ और इस कंपटीशन को जीता द मैन विद हिज ओनली हैंड, कैरेली ने। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुका, क्योंकि उसका मेन टारगेट तो ओलंपिक्स थे। उसका गोल क्लियर था कि उसे अपने उस हाथ को इस कंट्री का बेस्ट शूटिंग हैंड नहीं बल्कि इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना। अब उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 के ओलंपिक्स पर 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। 1940 ओलंपिक्स कैंसिल होने के बाद अब उसने अपना सारा फोकस उठा करके 1944 के ओलंपिक्स पर डाल दिया। पर 1944 के ओलंपिक्स एक बार फिर से कैंसिल हो गए, एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। पर फिर भी वह निराश नहीं हुआ और अब उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स पर। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स और 1948 में अब उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो नए यंग प्लेयर्स आते हैं उनके साथ कम्पीट करना और भी मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। 1948 के ओलंपिक्स हुए
वो गया ओलंपिक्स में और उस ओलंपिक्स में दुनिया भर के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो कि अपने बेस्ट हैंड के साथ कॉम्पीट कर रहे थे और कैरेली अपने ओनली हैंड के साथ कॉम्पीट कर रहा था। पर फिर भी जीत हुई द मैन विद हिज ओनली हैंड कैरेली की। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुका। 1952 में जो ओलंपिक्स हुए एक बार फिर से उसने उसमें पार्टिसिपेट किया और इस बार भी गोल्ड मेडल जीता कैरेली ने। जी हाँ दोस्तों, 4 साल बाद दोबारा से उसने गोल्ड मेडल जीता और सभी को सरप्राइज करके रख दिया। कैरेली ने उस दिन ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया, क्योंकि उस पार्टिकुलर कॉम्पिटिशन में उसके पहले कभी भी किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। दोस्तों, यही अंतर होता है एक विनर और एक लूजर के बीच में। आप किसी भी लूजर के पास चले जाइए, उसके पास बहानों की लिस्ट तैयार होगी कि वह इस वजह से सफल नहीं हो पाया, वह इस वजह से अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। एक लूजर के पास पूरी की पूरी लिस्ट तैयार होगी अपने बहानों की। और वहीं आप दूसरी तरफ किसी सफल आदमी के पास चले जाइए तो उसके पास भी 1000 वजह होंगी वह काम ना करने की जिसे वह करना चाहता है, पर एक वजह होगी काम करने की जो वह करना चाहता है और वह कर देता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैरेली के बारे में जानें। और हर बार आकर के मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।